बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेकंड सेशन है। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। जैसा कि पहले भी बताया आपको कि जितनी भी अकाउंट्स के रेलिवेंट हैं, बैंक्स के रेलिवेंट जॉब्स हैं, उनके हवाले से अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट क्रूशल जो कैरियर के हवाले से लिंक्ड आपका एरिया होता है वो होता है फाइनेंस का एरिया। लेकिन जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आ जाता है। तो उसके कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप एक अच्छे प्रोफेशनल, एक अच्छे अकाउंटेंट, एक अच्छे मैनेजर अपने आप को साबित कर सकें। सो इस हवाले से ये कोर्स जनरली भी जो बैंक में जॉब करने वाले हैं, कहीं भी बैंकिंग सेक्टर के साथ जॉब करने वाले हैं या बैंक सेक्टर के साथ या फिर इकोनॉमी के साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उनके लिए बहुत मुफीद है। सो आज का हमारा सेक्शन जो है इसमें भी हमने टर्म्स, डेफिनिशंस, इन्हीं को कंटिन्यू करना है। ये तकरीबन हमारे 10 सेशन बन जाएंगे डेफिनेशंस के मुतालिक, और आज हमारा ये सेकंड सेशन है। सबसे पहली आज की सेशन की डेफिनेशन जो है वो है EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब क्या है? इक्वेटेड का मतलब होता है इक्वल, मंथली महीने की, इंस्टॉलमेंट जो अक़सात होती हैं। यानी आप कोई बैंक से लोन लेते हैं और लोन में तो आप एक बड़ी अमाउंट ले लेते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भी हो, लेकिन फिर आप उसको डिवाइड कर लेते हैं 2 साल पे, 4 साल पे, 6 साल पे, 10 साल पे। तो जो आपको मंथली पे करना होता है उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने कर्जा लिया होता है, और दूसरा जो रिमेनिंग अमाउंट उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जब शुरू में आप पे कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है और प्रिंसिपल की अमाउंट कम होती है। सो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी जो आपने शुरू में कर्जा लिया होता है, लोन लिया होता है, उसकी डिडक्शन होती है, उसको रिड्यूस कर होता है। सो जैसे जैसे वो अमाउंट जो आपने लोन ली होती है वो रिड्यूस होती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कम होता है। तो जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते हैं आप, तो शुरू में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल की अमाउंट कम होती है। लेकिन यूँ यूँ आप पे करते जाते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट कम होने की वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट कम हो जाता है और प्रिंसिपल की अमाउंट बढ़ती जाती है। सो इस तरीके से आप अपना कर्जा उतारते हैं, पे बैक करते हैं। अ फिक्स्ड पेमेंट अमाउंट मेड बाय अ बारोअर, यानी जो बारो करता है, टू अ लेंडर। लेंडर कौन होता है? बैंक होता है या कोई भी कर्जा देने वाला। एट अ स्पेसिफाइड डेट ईच कैलेंडर मंथ, तो महीने की किसी भी स्पेसिफिक डेट को। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अ पर्सन टेक्स अ पर्सनल लोन ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख का लोन लेता है फ्रॉम अ बैंक एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए 1 लाख की अमाउंट 10% इंटरेस्ट पे लेते हैं। तो उसकी EMI क्या बनेगी? द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटेड यूजिंग द लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड टेन्योर कम्स आउट टू बी ₹2124 पर मंथ। तो ये आपकी बनती है मंथली इंस्टॉलमेंट। दिस फिक्स्ड पेमेंट इज मेड मंथली बाय द बारोअर टू रीपे द लोन ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड। तो 5 साल में आपने लोन जो पे बैक करना होता है, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनती है उसको हम शॉर्टली EMI कहते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अच्छा जी, अगली डेफिनेशन ROI। जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने MBA वगैरह किया हुआ है, वो अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। ROI बड़ा कॉमनली स्पोकन वर्ड होता है बिज़नेस की लैंग्वेज में। ROI का मतलब होता है जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख, तो इट्स मीन कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की, आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपको रिटर्न मिलेगा, उसको आप कैलकुलेट करते हैं कि 10 लाख पे आपको कितने परसेंट मिला, 2%, 5%, 10%, कितना। सो ये एक मेजरमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अ मेजर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, यानी एक इन्वेस्टमेंट पे कितनी आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उसकी ये कैलकुलेशन है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ बिजनेस इन्वेस्ट $10,000 in a new project and earns a net profit of $2,000 from it over a 1 year, यानी कि $10,000 इन्वेस्ट किए, 1 साल में $2,000 उसके ऊपर मिले। तो अब ROI कैसे कैलकुलेट करेंगे? द ROI इज कैलकुलेटेड एज नेट प्रॉफिट जो आपको मिला है 2000
डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट यानी 10,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका फिगर आ जाएगा विच इज़ 2000 डिवाइडेड 10,000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 20%। दिस इज इंडिकेट 20% रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो आप कहेंगे कि आपका ROI इज़ 20%। अगली डेफिनेशन है लाइबोर, काइबोर और इस तरह के आपने वर्डिंग सुनी होगी। लाइबोर है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, और इसी को अगर आप के से करें तो काइबोर यानी कि वो कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है, वो पाकिस्तान के लिए होता है। और ये बैंक आपस में पैसा लेन देन करते हैं, यानी कि स्टेट बैंक उसको सुपरवाइज कर रहा होता है और कमर्शियल बैंक्स आपस में और स्टेट बैंक के साथ भी ये लेन देन करते हैं। समटाइम किसी बैंक के पास पैसा कम हो जाता है, उसके एक दिन में जो पैसे की डिमांड ज़्यादा होती है वो दूसरे बैंक से उठा लेता है, तो लेकिन जो दूसरे बैंक से ये उठाते हैं तो उसके ऊपर कुछ चार्ज करते हैं। सो ये जो चार्जेस होते हैं उसको आप कहते हैं, ये जो स्टेट बैंक है या पाकिस्तान की बात करें तो सेंट्रल बैंक का स्टेट बैंक है, उसने एक अपना काइबोर रेट वो ऑफ़र किया होता है। इसके अलावा बैंक अपने चार्जेस उसमें ऐड कर लेता है, यानी कि मार्केट का एक रेट स्पेसिफाइड होता है कि जी इस रेट पे कोई भी लोन आपस में एक्सचेंज करते हैं तो ये रेट अप्लाई होगा। तो उसके बाद बैंक टू बैंक अपने चार्जेस होते हैं, वो उसमें मिला के टोटल आपको जब भी कर्जा चाहिए होता है बैंक टू बैंक तो वो आपस में चार्जेस पे करते हैं, लेते हैं। द बेंचमार्क रेट दैट सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग बैंक्स चार्ज ईच अदर फॉर शॉर्ट टर्म लोन, इसकी एग्जांपल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन टेक्स अ लोन फ्रॉम अ ग्लोबल बैंक, एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो एक बड़े बैंक से कर्जा लेती है विद एन इंटरेस्ट रेट डिफाइंड एज लाइबोर, यानी कि लाइबोर के साथ साथ +2% वो चार्ज करेगा जो ग्लोबल बैंक है। सो इफ़ द करंट लाइबोर रेट इज़ 0.5%, अगर लाइबोर मार्केट का डिक्लेयर रेट जो है वो है 0.5%, तो फिर द इफेक्टिव इंटरेस्ट जो ये 2% है, ये बैंक का ग्लोबल बैंक का अपना है, सो ये कितना बन जाएगा, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर द लोन विल बी 2.5%, यानी कि 0.5 जो लाइबोर है +2% उसका अपना चार्जेस हैं, दोनों मिला के 2.5% वो इसके ऊपर चार्ज करें। अगली डेफिनेशन है हमारी NPA, डेफिनेशन भी है साथ कंसेप्ट भी है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एसेट जो जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है या जिस एसेट को आप एट स्टेक समझते हैं, एट रिस्क समझते हैं, या जिसको टोटली आप ओन नहीं कर सकते और आपकी पोजेशन में टोटली नहीं होता, या जिससे आप फ़ायदा नहीं ले रहे होते, तो उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट जिससे आपको अभी फ़ायदा कोई नहीं हो रहा या जिसकी ऊपर आपकी मलकियत नहीं है। अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, एक एसेट है, मॉर्गेज किया हुआ था, उसके ऊपर आपने प्रिंसिपल अमाउंट ली थी और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना था लेकिन आपने 90 डेज में उसके ऊपर कुछ पे नहीं किया, ना प्रिंसिपल अमाउंट में से ना इंटरेस्ट के ऊपर। सो ये आपका फिर जो है वो एट स्टेक चला जाता है मॉर्गेज। अब बैंक, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ बैंक हैज़ इशूड अ मॉर्गेज लोन टू अ कस्टमर, यानी कि कस्टमर ने एक अपना घर था या एक अपना एसेट था बैंक के पास रखा, उसके कागजात रखे, उसके ऊपर उसने लोन ले लिया। हु हैज़ फेल्ड टू मेक एनी पेमेंट्स, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने लोन लिया था या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता था कुछ भी नहीं पे किया 90 डेज़ के लिए। फिर क्या हो गया, दिस लोन इज़ नाउ क्लासिफाइड एज एन NPA। तो ये जो अब एसेट उसका होगा जो मॉर्गेज किया गया होगा उसको इंडिकेटिंग इट इज़ एट रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट होने के रिस्क पर मौजूद है और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसको हम कहेंगे NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक की कस्टडी में एज मॉर्गेज पड़ा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद अगली डेफिनेशन है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो थोड़ी सी आप माइंड को फ्रेश करें बल्कि साथ में रिफ़्रेश करें, जिस तरह माउस के साथ हम कंप्यूटर को बार बार रिफ़्रेश करते हैं, थोड़ा रिफ़्रेश करें और एक बात को सोचें। हमने लिया बैंक से लोन या हमने बैंक के अंदर की इन्वेस्टमेंट 1 लाख की, हमने कहा कि जी हमें सालाना इंटरेस्ट इसके ऊपर चाहिए। बैंक हमें क्या करता है, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करने का तय कर लेता है, वो देता है जी 10% आपको इसके ऊपर हम इंटरेस्ट आपको पे करेंगे सालाना। अच्छा जी, 10% जब हमें पे वो करेगा तो इट्स मीन कि 1 लाख पे 1 साल का 10,000 मिलेगा, वो हमने 10,000 विदड्रा कर लिया। या फिर ऐसे होता है वो 1 लाख के ऊपर 10% सिंपल इंटरेस्ट है, वो कंपाउंड नहीं है, 10,000 इंटरेस्ट बना,
वो हमने ड्रा किया या नहीं वो बैंक के अंदर पड़ा है। दूसरे साल अगेन हमें इंटरेस्ट मिलेगा, अगर उसी लाख पे 10,000 मिलता है 10,000 तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। अगर हम ये समझते हैं कि पहले साल में हमने बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की, दूसरा सिनेरियो क्या हो जाता है, बैंक के अंदर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर 10% मिला, वो 10,000 बन गया। अब पहली अमाउंट जो हमने बैंक को दी थी 1 लाख, प्लस हमारा जो अर्निंग बन गई 10,000, दोनों को ऐड करें तो 1,10,000। अब जब अगले साल दूसरे साल में हमें बैंक पे करेगा तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, साथ प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करेगा 10,000 प्लस 10,000 के ऊपर 1,000, दोनों मिला के 11,000। तो इसका मतलब है बैंक दूसरे साल में हमें 11,000 पे करेगा। ये होता है कंपाउंड होना, यानी कि आपके इंटरेस्ट को भी एज इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, जब टेन्योर बढ़ जाता है, यानी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आपने 1 लाख डाला था, आपको मिला 2.5 लाख या 2.25 लाख 10 साल के बाद। अब आपने देखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपकी थी 1 लाख, आपको मिला 1,25,000 ऊपर, दोनों मिला के 2,25,000। अब आपने देखना है कि कंपाउंड की ग्रोथ रेट क्या रही थी। तो ये कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, ये जो है डेफिनेशन होती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कि सालाना आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की थी उसमें कितनी ग्रोथ हुई। द मीन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर देन 1 ईयर। तो 1 साल से ये ज़्यादा होती है, क्योंकि 1 साल के लिए तो सिंपल आपको जो इंटरेस्ट मिलता रहता है उसके ऊपर आप फर्दर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 1 साल गुजरा है और आपकी अर्निंग है। जब अगले साल इन्वेस्ट करेंगे या वो पड़ा रहेगा उसमें या इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसीडर किया जाएगा तो आपको उसके ऊपर मिलेगा रिटर्न। अब इसकी एक एग्जांपल है, ज़रा यहाँ से क्लियर आपको समझ आ जाएगी। एन इन्वेस्टर बाइज शेयर वर्थ $1,000 आफ्टर 5 years। $1,000 के शेयर्स उसने खरीदे 5 साल के बाद। द इन्वेस्टमेंट ग्रोज टू $1,500। ये जो $1,000 की इन्वेस्टमेंट थी ये 5 साल के बाद $1,500 तक पहुँच गई। द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला कौन सा है, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। एंड वैल्यू हमारी क्या थी, डिवाइडेड बाय स्टार्ट वैल्यू क्या थी, 1 रेज टू पावर n है, -1 है। अब यहाँ पे एंड वैल्यू क्या थी हमारी, $1,500 बाद में हो गई थी, शुरू में कितनी थी $1,000। सो 1,500 डिवाइडेड बाई 1,000, 1 जो है वो फार्मूले का आ गया। n टर्म कितनी थी 5 ईयर की, डिवाइडेड बाई 5 लेस 1 ये फार्मूले का आ गया। सो ये जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं ये आपका बनता है 8.45%। तो इसका मतलब है जो आपने 1,000 डाला वो आपका 5 साल में 8.45% के साथ ग्रो होता गया और वो बन गया 5 साल के बाद $1,500। तो इसको हम कहते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फार्मूले के बाद कैलकुलेट करके क्या आया, 8.45%। अच्छा जी, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अल्फाज पे आप डेफिनेशन पे गौर किया करें, आपको काफ़ी हेल्प कर देता है अंडरस्टैंड करने के लिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो इंटरेस्ट का मार्जिन कहाँ पे आता है जब आप बैंक के पास जाते हैं, आप कहते हैं मेरे पास 10 लाख है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बैंक कहता है मैं 15% आपको पे करता हूँ इस 10 लाख के ऊपर, साथ ही आपने जमा करवा दिया। साथ ही थोड़ी देर गुजरी, दूसरा एक बंदा आ गया बैंक के काउंटर पे, उसने कहा बैंक से कि मुझे 10 लाख लोन चाहिए। उसने कहा ठीक है, हमारे पास पैसा अवेलेबल है, आप ले लें। तो जी इंटरेस्ट कितना होगा, 25%। 15% आप पे कर रहे हैं जिसका पैसा है, और आप चार्ज कर रहे हैं जिसको पैसा चाहिए उससे 25%। ये जो 25% और 15% के दरमियान में मार्जिन है उसका कौन फ़ायदा लेता है, वो बैंक लेता है। और ये होता है इंटरेस्ट मार्जिन। जो लोन देने वाला है बैंक को उसको कम चार्ज किया जाता है, उसको कम पे किया जाता है, और जो लोन लेने वाला है बैंक से उसको ज़्यादा चार्ज किया जाता है। दोनों का जो मार्जिन है, डिफरेंस है, वो बैंक फ़ायदा उठाता है। सो ये बैंकिंग की सारी बिजनेस चलती ही इसी पे। अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इनकम जनरेटेड बाय बैंक्स एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड आउट टू देयर लैंडर्स, यानी कि जो इंटरेस्ट या इनकम उन्होंने बैंक ने अर्न की इंटरेस्ट की शक्ल में, तो जो लैंडर है उसको पे करने के बाद जो बच जाता है उसको हम कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, अ बैंक अर्न्स $5 million इंटरेस्ट फ्रॉम अ लोन एंड पेज $2 million इन इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर्स, यानी $5 million कमाया, उसमें से $2 million
जो पैसा जमा करवाने वाले हैं उनको दिया। द NIM इज़ कैलकुलेटेड, यानी जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, डिवाइडेड बाई एवरेज अर्निंग एसेट्स कितने थे जिनके ऊपर आपने ये कमाया है, वो कर लेते हैं। इफ़ द एवरेज अर्निंग एसेट अमाउंट टू $100 मिलियन, तो फिर आपका $5 मिलियन कमाया था, $2 मिलियन पे कर दिया, डिवाइडेड बाई $100 मिलियन, तो डिफरेंस आ गया 3। तो NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, 3 की रेशो के साथ है। अगली डेफिनेशन है CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, बैंक के पास जितने भी कोई कमर्शियल बैंक है, HBL है, MCB है, निज़ान है, अस्करी बैंक है, मुख्तलिफ बैंक हैं, ये स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। स्टेट बैंक लिमिट रखता है कि आपके पास जितने डिपॉजिट्स होंगे उसकी कुछ परसेंटेज आपने रिज़र्व स्टेट बैंक के पास रखनी है, तो उसको हम कहते हैं कैश रिज़र्व रेशो। तो ये सेंट्रल बैंक बताता है कि कितनी रेशो रखेंगे। द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट मस्ट बी मेंटेन विद द सेंट्रल बैंक। इसकी एग्जांपल है, द सेंट्रल बैंक मैंडेट्स दैट कमर्शियल बैंक्स must maintain a CRR 4% if a bank has total deposits of rupees 100 करोड़। अगर बैंक के पास 100 करोड़ हैं तो उसका 4% कितना बनेगा, 4 करोड़। इट मस्ट कीप रुपीज़ 4 करोड़ विद दी सेंट्रल बैंक एज रिजर्व। तो इसको 4 करोड़ जो है 100 करोड़ का यानी कि 4% वो सेंट्रल बैंक के साथ रिजर्व के तौर पे मेंटेन करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। अगला कॉन्सेप्ट है द SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टेचुटरी इसका मतलब अपना इसका ज़ाती मसला है, लिक्विडिटी यानी कि जो लिक्विड में होना चाहिए, रेशो क्या है यानी जो स्टेट बैंक के साथ उसने 4% सेंट्रल बैंक ने बताया था कि आपके पास जितने डिपॉजिट्स होंगे उसका 4% आपने सेंट्रल बैंक के साथ रखना है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, बैंक को कुछ लिक्विड शक्ल में अपने एसेट्स रखने पड़ते हैं। वो सिक्योरिटीज़ की शक्ल में हो सकते हैं, वो कैश की शक्ल में हो सकते हैं, वो गोल्ड की शक्ल में हो सकते हैं। कैश भी उठाते हैं, फ़ौरन पे कर देते हैं, गोल्ड भी जाते हैं मार्केट में, फ़ौरन सेल करते हैं, पे कर देते हैं, सिक्योरिटीज़ भी आप फ़ौरन सेल करते हैं और पे बैक कर देते हैं। सो ये आपको किसी न किसी शक्ल में लिक्विड फॉर्म में, कैश की शक्ल में हो, गोल्ड की शक्ल में हो, सिक्योरिटीज़ की शक्ल में हो, आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। द परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट, यानी बैंक के टोटल डिपॉजिट कितने, उसका जो परसेंटेज है जो बैंक कहता है सेंट्रल बैंक, दैट मस्ट बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, यानी कि या तो वो कैश में हो या वो गोल्ड में हो या फिर सिक्योरिटीज़ की शक्ल में हो। इसकी एग्जांपल है द सेंट्रल बैंक सेट्स द SLR 18%। सेंट्रल बैंक ने 18% SLR स्पेसिफाई कर दिया। इफ़ अ बैंक हैज़ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 200 करोड़ रुपीज़, it must maintain rupees 36 करोड़ in the form of liquid cash, gold और approved securities, यानी जो approved है गवर्नमेंट की तरफ से उन सिक्योरिटीज़ में रखना है। ये नहीं है कि अनअप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में रखे, कैश में हो, गोल्ड में हो, सिक्योरिटीज़ में हो, तो 36 करोड़ रखना पड़ेगा अगर 200 करोड़ उसके पास डिपॉजिट मौजूद है। अगला कंसेप्ट है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम यानी कि प्रैक्टिकली करना है। ग्रॉस सेटलमेंट आपको फाइनली सेटलमेंट करनी पड़ती है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट है नेशनल बैंक में, आप भेजते हैं किसी HBL के अकाउंट में फंड्स 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो आपको जहाँ पे आपका पैसा पड़ा है नेशनल बैंक में आप भेजते हैं HBL में। तो रियल टाइम में ट्रांजैक्शन तो इलेक्ट्रॉनिकली आपने ATM वगैरह से या मोबाइल बैंकिंग से कर ली, तो रियल टाइम में वाकई नेशनल बैंक को पे करना पड़ेगा वो अमाउंट, किसको, HBL को। अ कस्टमर यूजेज RTGS टू ट्रांसफर रुपीज़ 5 लाख फ्राम देयर बैंक अकाउंट टू एन अदर बैंक अकाउंट, द ट्रांसफ़र इज़ प्रोसेस्ड इमीडिएटली, वो तो फ़ौरन चले जाते हैं पैसे, एंड द फंड्स आर सेटल्ड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, यानी कि इवनिंग में जब क्लोजिंग होती है तो वो इतना पैसा उसको पे करना ही पड़ेगा, या फिर उसको हो सकता है कि नेशनल बैंक के अकाउंट से 5 लाख गए तो HBL का अकाउंट होल्डर जो नेशनल बैंक को 10 लाख पे कर रहा हो तो वो इवनिंग में सेटल कर लेते हैं कि टोटल हमें किस बैंक ने किसको कितना पे करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आपस में बहुत सारे कस्टमर म्यूचुअली करते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है NEFT, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र।
यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज़ करते हुए अपने फ़ंड्स को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए कुछ टाइम लगता है, जिनको फ़ंड्स को वाकई प्रैक्टिकली वो ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वायर्ड होता है टाइम। अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स वन टू वन फंड्स ट्रांसफ़र, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे वन टू वन फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यानी कि जो फ्रेंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लैंडर्स हैं, आपस में फ़ंड ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ये सिस्टम जिसको यूज़ किया जाता है वो है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। इसकी एग्जांपल देखें, अ पर्सन यूजेस नेफ्ट टू ट्रांसफ़र ₹50,000 फ्रॉम देयर सेविंग अकाउंट टू फ्रेंड्स अकाउंट इन अनदर बैंक। यानी एक बंदे का सेविंग अकाउंट था, उसने उसमें से 50,000 दूसरे दोस्त को पे किए। फिर क्या होगा, द ट्रांसफ़र इज़ कम्प्लीटेड इन बैचेस विद इन अ फ्यू आवर्स ऑन द सेम डे। उसी दिन कुछ घंटों में उसकी सेटलमेंट हो जाती है रियल टाइम बेसिस पे भी, और साथ में सम टाइम कुछ आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो टाइम टेकिंग होती है। सेविंग अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज रहे हैं तो आपका कुछ टाइम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लग जाता है तो उसको ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। सो ये एक जो ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म है वो नेफ्ट सिस्टम यूज़ होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आपको याद कराते चलें, हार्वर्ड अकेडमी का ये जो कोर्स है आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इस पे विज़िट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, और साथ में नेशनल सेविंग ऑफिसर, असिस्टेंट नेशनल सेविंग ऑफिसर, जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर, इनका भी कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। आप उसमें एनरोल हो सकते हैं और टाइमली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।